आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 17 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम फर्स्ट पैराग्राफ में ही समझ लेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। हमको सारे लिविंग बींग में मूवमेंट तो देखने मिलती ही है। सेल की मूवमेंट हो सकती है या हमारी फुल बॉडी की एक कोऑर्डिनेशन वाली मूवमेंट हो सकती है। हम वो डिटेल में इस चैप्टर में समझने वाले। ओके, Animals and plants exhibit a wide range of movement, streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba। अब हमने जब ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पढ़े थे तब डिटेल में देखा था कि कैसे वो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग के थ्रू मूवमेंट करते। ओके, ये वाली मूवमेंट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट, याद रखना है, इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। Movement of cilia, flagella and tentacles are shown by many organism। आपको याद आना चाहिए, आपको cilia और flagella तो याद होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत ऑर्गन्स में भी देखा था हमने। टेंटिकल्स याद करो, हमने हाइड्रा का स्ट्रक्चर समझा था, तब याद आएगा आपको, हमने तब समझा था। ओके, ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग। Some of movement result in change of place or location. Such voluntary movements are called as locomotion। अब समझो, जैसे प्लांट्स है वो एक ही जगह पे होते हैं और वहीं पे ही हिलते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट। और ऐसी मूवमेंट जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हमको लेके जा रही है या चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। यानी जैसे आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो, उसको हमने क्या बोला? लोकोमोशन। और आप एक जगह खड़े होकर सिर्फ अपना हाथ हिलाओ तो हम उसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट। ओके, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब ये समझाती हूँ, इसमें ये आपको लाइन समझ नहीं आएगी, हम डिटेल में भी इस लाइन को भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन पैरामोशियम सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन द लोकोमोशन एज वेल। अब जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है पूरा, किसके लिए? लोकोमोशन के लिए। तो पैरामोशियम में क्या? ऐसा सीलिया है। ओके, जो किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में। सिर्फ वो लोकोमोशन में नहीं, फूड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो एक ही स्ट्रक्चर दो चीज़ों को में हेल्प कर सकता है बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए। ओके, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज दैम फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसमें क्या थे? टेंटिकल्स थे। वो किस किस लिए यूज होते? कैप्चरिंग प्रे, यानी उसका जो खाना होता है उसको कैप्चर करने के लिए, एंड ऑल्सो यूज दैम फॉर लोकोमोशन। ओके, एक ही टेंटिकल्स दो फंक्शन कर रहा है। ओके, एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर एक फंक्शन दूसरा फंक्शन से डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, वी यूज लिम्स फॉर चेंजिंग इन बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशन एज वेल। ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। हमारे जो लिम्स होते हैं, लिम्स यानी क्या? जो हमारे आर्म्स है और दो लेग्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्स। ओके, the above observation suggests that the movement and locomotion cannot be studied separately। so movement और क्या? लोकोमोशन हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ सकते, हमको दोनों को साथ में ही पढ़ना है। The two may be linked by stating that all locomotion are movements but all movements are not locomotion। क्लियर? सबको पता, सारी लोकोमोशन, हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है ना हमारी बॉडी की, बट सारी मूवमेंट है जो जैसे प्लांट से एक जगह खड़े होके लीव्स हिलाते या थोड़ी मूवमेंट करते, उसको हम लोकोमोशन नहीं बोल सकते। तो अब आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। Methods of locomotion performed by animal vary with their habitat and the demand of the situation। अब क्या होता है मेथड्स ऑफ लोकोमोशन? यानी जैसे हम नॉर्मल रेस्टिंग फेज में चलते हैं, कैसे नॉर्मली चलते हैं, अब आपके पीछे कुत्ता आ गया तो आप कैसे फास्ट दौड़ते हो, तो वो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड। लोकोमोशन किस पे डिपेंड करता है? डिमांड ऑफ द सिचुएशन। उस सिचुएशन की क्या डिमांड है। क्लियर? However, location is generally for the search of food, shelter,
mate, suitable breeding grounds, favorable climatic condition, or to escape from the enemies and the predators. So usually animals आपने देखे होंगे, फॉरेस्ट में एनिमल्स होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज उनको फूड चाहिए होगा, या तो उनको छाँव में, या तो शेल्टर चाहिए होगा, या तो अपना घर कुछ ढूंढने जा रहे हैं, मेट ढूंढने जा रहे हैं, या तो सूटेबल ब्रीडिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग उनको ग्राउंड चाहिए प्रॉपर, ओके। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी एक यहाँ पे समझो एक जगह पे बहुत बहुत गर्मी है तो दूसरी जगह वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, ओके। और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर्स। क्लियर? इतना आपको क्लियर? देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा? ह्यूमन बॉडी पर, ओके। सो कौन सी मूवमेंट्स होती है? नेमली एमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्क्यूलर। वन बाय वन हम तीनों को समझेंगे, ओके। हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो ये पढ़ी रखी है। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। फर्स्ट समझो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट क्या है। अगर आपने ब्लड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, ओके। इन ब्लड एग्जिबिट एमीबॉइड मूवमेंट। अब एमीबॉइड मूवमेंट क्या होती है, कौन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, ओके, मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट। इट इज इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अब स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे ये मैक्रोफेज है ये, ओके, फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेज या ल्यूकोसाइट है। ये क्या करेगा? ऐसे स्यूडोपोडिया डेवलप करेगा। यूजुअली किस लिए ये स्यूडोपोडिया डेवलप करते हैं? तो फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ करने के लिए, ओके। इन्होंने क्या किया? ऐसे अपना शेप ऐसे कर दिया, फिर आगे जाके ये ऐसे हो जाएंगे। ऐसे ही स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करते करते ये क्या करेंगे? अपनी मूवमेंट करेंगे। क्लियर? Cytoskeletal elements like microfilament are also involved in amoeboid movement. तो माइक्रोफिलामेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इन एमीबॉइड मूवमेंट। हम देखेंगे पूरा साइटोस्केलेटन हम ह्यूमन बॉडी का पढ़ने वाले हैं आज। Ciliary movement occurs in most of the internal tubular organ which are lined by ciliated epithelium. अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कहाँ पर थी सीलिया, याद करो, हमने देखी थी ट्रैकिया में, ओके। ट्रैकिया हेल्प करती है मूवमेंट में, ओके। कहाँ पे थी? ट्रैकिया में। सो सीलिया क्या करेगी? ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे 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 ऐसे, जैसे ये ट्रैकिया है, ओके। इस पर ऐसे 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 स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सीलिया, ओके। सीलिएटेड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं हम उसको। Ciliary movement occur in most of the internal tubular organ which are lined by ciliated epithelium. The coordinated movements of cilia in the trachea. अब ट्रैकिया में है, हमको पता है क्या हेल्प करती है? Help us in removing dust particles and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. Of course हम breathing के टाइम पे क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर को इन करते, तो उसके साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो एक तरह का हमारे बॉडी का ये डिफेंस सिस्टम है कि डस्ट पार्टिकल बाहर से आए हम उसको रिमूव कर देंगे। तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है? सीलिया, ओके। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। अब आपको पता हो कि नहीं, फीमेल रिप्रोडक्शन में कैसे फर्स्ट ओवरीज होती है, फिर ऐसे फेलोपियन ट्यूब्स होती है, ओके, फिर नीचे यूट्रस होता है। तो उसमें अब ओवरीज में से क्या निकलेगा? ओवम, यानी ओवा निकला। वो यूट्रस तक कैसे पहुंचेगा? तो बाय दिस सीलिया, ओके। मूवमेंट ऑफ अ लिम्स, जॉस, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड मस्क्यूलर मूवमेंट। अब आप सबको पता होगा, जैसे आप अपना जॉ हिलाइए, आप बात कर रहे हो तो ऑफकोर्स जॉ की मूवमेंट हो रही है, तो वो मसल के थ्रू हो रही है। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? मस्क्यूलर मूवमेंट, ओके। तो आपने तीनों समझ लिया अभी। कौन सी फर्स्ट हमने देखी? एमीबॉइड देखी, फिर सीलिएटेड देखी, अब हम देख रहे हैं मस्क्यूलर मूवमेंट। क्लियर? The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organism.
ओके, ऑफ कोर्स हम ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि मसल वर्क कैसे करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है और रिलैक्स कैसे करती है, उसके थ्रू हमारा लोकोमोशन यानी मूवमेंट कैसे हो रही है। ओके, इस चैप्टर में हमको यही पार्ट को डिटेल में समझना है। ओके, किसको? मस्क्यूलर मूवमेंट को। क्लियर? लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्क्यूलर स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। अब अभी एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, उसमें कौन से हमारे बॉडी में सिस्टम काम कर रहे हैं? फर्स्ट मस्क्यूलर, मसल काम कर रहे हैं, स्केलेटल यानी हमारे जो बोनी पार्ट्स है वो काम कर रहे हैं, और इन दोनों को जो सिग्नल दे रहे हैं वो कौन है? न्यूरल सिस्टम। तो ये तीनों मिला के क्या कर रहे हैं? लोकोमोशन करा रहे। एक एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड वे है ये। क्लियर? समझेंगे हम कैसे न्यूरल सिस्टम पार्ट ले रहा है, कैसे नर्व्स के थ्रू मैसेज आ रहा है कि हाँ अभी हमको मूवमेंट करनी है। ओके, इसी चैप्टर में हम डिटेल में यही तो समझने वाले हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने देखा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है वो हम पढ़ेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटल सिस्टम का भी ओवरव्यू हम इसी चैप्टर में देख लेंगे। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे मसल। You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane। हमने ये डिटेल में पार्ट पढ़ा था, जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आउटग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया या तो फ्लैजिला। क्लियर? फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजुआ, यानी जो स्पर्म होते हैं ओके वो क्या किसके थ्रू मूवमेंट कर पाते हैं? तो फ्लैजेलर मूवमेंट के थ्रू। उनके पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर ह्यूमन बॉडी का। सेकंड एग्जांपल हमने ऑलरेडी जो देख लिया है वो देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजुआन लाइक यूग्लिना। ऑलरेडी हमने स्पॉन्जेस वाला तो हमने डिटेल में उसकी वाटर कैनाल सिस्टम समझी थी। क्लियर? जो एक्सक्रीशन में भी काम आ रही थी, अब आपको याद होगा। एंड इन द लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजुआन लाइक यूग्लिना। क्लियर? मसल इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। ऑफकोर्स मेसोडर्मल ओरिजिन मतलब क्या? हमने देखा था एम्ब्रियो में लेयर्स होती है। ओके, उसमें मिडल लेयर होती है मेसोडर्मल। क्लियर? उसमें से ये मसल ओरिजिनेट होता है। About 40 to 50% of the human body weight of human adult it contribute by the muscles। अब 40 to 50% हमारी बॉडी में जो वेट होता है वो किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से होता है। अब ये मसल्स हमारी बॉडी में अगर कम होने लग गए तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी में क्या हमारे को वीकनेस आने लगेगी। क्यों वीकनेस आने लगेगी? बिकॉज मसल्स के ऊपर क्या होता है? इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। ये भी हम डिटेल में समझने वाले हैं ऑफकोर्स। इसलिए हम बोलते हैं कभी कभी कोई फैट लूज़ करता है या वेट लूज़ करता है तो ऐसा बोलते हैं कि फैट लूज़ करो, मसल लूज़ नहीं करना, हमको मसल को क्या करना है? और स्ट्रेंथ करना है। ओके, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लाइक एक्साइटेबिलिटी। फर्स्ट, अब मसल्स के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या? यानी आप मसल को टच करोगे तो वो एक्साइट हो जाएंगे। ओके, न्यूरॉन के थ्रू एक्साइट हो जाएंगे, हमारी कहाँ ब्रेन के पास मैसेज पहुँचाएंगे। तो हमने क्या किया? ऐसे मसल को टच किया तो वो एक्साइट हो गए, तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ओके, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी मसल्स ऑफकोर्स उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? ये रिलैक्स में तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की उनके पास प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिबिलिटी यानी ये नॉर्मल मसल है तो ऐसे एक्सटेंड भी हो सकते हैं। ओके, एंड इलास्टिसिटी ऑफकोर्स छोटे बड़े होने की उनके पास प्रॉपर्टी है। आपको चारों प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी अभी। ओके, मसल्स हैज़ बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ देयर रेगुलेशन। क्लियर? अभी डिफरेंट टाइप के हम मसल्स देखेंगे, तो ये किस पे बेस्ड है? लोकेशन पे या उनकी अपीयरेंस पे। ओके, या तो वो किस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं। ओके, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। तो कौन से है? स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्केलेटल मसल। ये किसके बेसिस पे है? लोकेशन पे। ओके,
सो स्केलेटल मसल्स, नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे बोन्स के आजू बाजू होंगे, ऑफकोर्स स्केलेटल मसल्स है तो ओके, आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। दे हैव स्ट्राइप्टेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनकी अपीयरेंस कैसी है, ऐसे स्ट्राइटेड है, क्लियर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। एज देयर एक्टिविटी आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल यानी क्या, यानी हमारे हाथ में, जैसे आप बोलो ये आपका आर्म ऊपर करो, ऑफकोर्स आप कर दोगे, तो कंट्रोल में है, वॉलेंट्री कंट्रोल बोलते हैं इसको, ओके, ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल। तो अभी आपको क्वेश्चन आवे कि वॉलेंट्री मसल्स कैसे होते हैं, तो आपको स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल आना चाहिए। कैसे, अगर आप ऑफकोर्स आर्म में आपके क्या है, सारे के सारे स्केलेटल मसल होंगे, तो आप अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हो। आप अगर खुद से कंट्रोल कर पा रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री कंट्रोल, क्लियर। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर, ओके। आप इस एक साइड से दूसरी साइड घूमो, यानी आपने अपना क्या किया, बॉडी पोस्चर चेंज किया, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, ऑफकोर्स स्केलेटल मसल हेल्प कर रहा है, ओके। एक जगह से दूसरी जगह जाओ, ऑफकोर्स आप वॉलेंट्रीली जाते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप ऐसा तो नहीं है बिना आपके कंट्रोल में चले जाओगे, ऑफकोर्स आपको उस पर कंट्रोल है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री कंट्रोल, ओके। सेकंड हम देखेंगे विसरल मसल्स। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन। होलो विसरल ऑर्गन यानी क्या होता है, यानी जो अंदर से उनके पास, जैसे स्टमक है, ऊपर से लाइनिंग है, अंदर से उसके पास स्पेस है एक, ओके, होलो है, अंदर से वहाँ पे फूड आएगा, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, होलो विसरल ऑर्गन्स, ओके। कहाँ कहाँ होंगे, ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल में देखने, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने मिल जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी आपको देखने मिल जाएंगे। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन, मतलब अभी हमने देखा था स्केलेटल मसल में क्या था, ऐसे स्ट्राइटेड अपीयरेंस था, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑफकोर्स ऐसे मसल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एकदम वो स्मूथ अपीयर करेंगे, इसलिए हमने उसको क्या बोला, स्मूथ इन अपीयरेंस, तो उनका नाम क्या पड़ गया, हैंस दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स, क्लियर। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑफकोर्स अभी डाइजेशन हो रहा है तो वो आपके, ऐसा तो नहीं है कि आपके कंट्रोल में है, वो नहीं ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इनवॉलेंट्री मसल्स, क्लियर। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक। अब मूवमेंट होती है, स्टमक की मूवमेंट होती है, ऑफकोर्स हमने देखा है कि ईसोफेगस की भी पैरास्टेटिक मूवमेंट होती रहती है, तो क्या वो हमारे कंट्रोल में है, ऑफकोर्स नॉट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स। थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं, एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड है, हार्ट से, ओके। मैनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड, कैसे, जैसे स्केलेटल मसल थे वैसे है। दे आर इनवॉलेंट्री, बस इसमें क्या है, अभी डिफरेंस क्या है, स्केलेटन और कार्डियक मसल में वो क्या थे, वॉलेंट्री थे, ये क्या है, इनवॉलेंट्री, क्लियर। इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली, नहीं कंट्रोल करते, ओके। Let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of the contraction. मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसको समझने से पहले हमको समझना होगा skeletal muscle in detail. Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles. पहले हम ये डायग्राम देखते हैं, ये आपको मसल दिख रहा है सबको, ये पूरा मसल है, क्लियर, मसल का डायग्राम है। अब इस मसल के अंदर क्या है, सबको ये दिख रहे हैं मसल बंडल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल्स। तो एक स्केलेटल मसल में क्या होते हैं, मसल बंडल्स, क्लियर, उसको हम और क्या बोलेंगे, फेसिकल्स। held together by a common collagenous connective tissue layer called as fascia. अब एक मसल बंडल दूसरे से कैसे कनेक्ट है,
तो बायोकनेक्टिव टिश्यू लेयर उसको हम क्या बोलेंगे, फेसिया। ये जो एक है ये दूसरे के साथ। क्लियर। ईच मसल बंडल्स कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमने क्या देखा, मसल बंडल्स देख लिए। क्लियर, ये रहा। अब उसके अंदर मसल बंडल के अंदर क्या है, ये मसल फाइबर, और इसको हम क्या बोलेंगे, मसल सेल। क्लियर। Each muscle fiber is lined by प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सार्कोलिमा। जैसे हमने बाकी सेल्स स्टडी किए तो उसमें क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ मसल सेल में क्या बोलते हैं, सार्कोलिमा। ओके। एंक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, जैसे हम वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। ओके। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मसल फाइबर इज सिंसाइटियम, यानी मल्टी न्यूक्लियस है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियस है। एज द सार्कोप्लाज्मा कंटेन मैनी न्यूक्लियस। क्लियर। द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ द मसल फाइबर। ओके, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आपको बात क्लियर होनी चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम मसल सेल में, सार्कोलिमा। ओके। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल। ओके। वो क्या करेगा, कैल्शियम स्टोर करेगा। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filament in the sarcoplasm called as myofilament। अब देखो, अब हमने कहाँ तक देखा था, मसल सेल तक सब समझ गए कि मसल बंडल्स के अंदर क्या होते हैं, ये मसल सेल्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, और मसल फाइबर। अब एक मसल सेल यहाँ से निकालो, उसमें क्या देखने मिलेगा हमको, ऐसे पैरेलल फिलामेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल्स। क्लियर। ईच मायोफिब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। ये क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे लाइट डार्क अल्टरनेट। ओके, एक दूसरे से अल्टरनेट है। अ डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफिब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कॉल्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, मायोफाइब्रिल में क्या होता है, दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, कौन से, एक्टिन और मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन, जो आई बैंड होती है, लाइट बैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन। वो कौन सा प्रोटीन है, सो एक्टिन। द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन इज कॉल्ड आई बैंड। अब आई बैंड क्यों बोल रहे हैं, आई बैंड का फुल फॉर्म क्या है, आइसोट्रॉफिक बैंड। क्लियर। आई बैंड क्यों बोल रहे हैं, और उसको हम एनाइसोट्रॉफिक क्यों बोल रहे हैं, अब पहले हम वो समझेंगे। आइसोट्रॉफिक यानी ये हमेशा अकेले होते हैं। क्लियर, इसको नाम दे दिया आइसोट्रॉफिक। क्लियर। वेयर इज द डार्क बैंड कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉफिक कंटेन्स मायोसिन। क्लियर, डार्क बैंड में क्या होता है, मायोसिन। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर। अभी हम पूरा इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, किसका, एक्टिन और मायोसिन का, डिटेल में। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन कैसे होते हैं, थिन होते हैं कंपेयर टू मायोसिन। क्लियर। हैंस आर कॉमनली कॉल्ड एज थिन एंड थिक फिलामेंट। तो नाम क्या पड़ गया, एक्टिन का थिन फिलामेंट और मायोसिन का थिक फिलामेंट। क्लियर। चलो हम इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, ए बैंड, जेड लाइन, आई बैंड। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। क्लियर। अब आप देख सकते हो, फर्स्ट हम देखेंगे दो जेड लाइन, ये आप सबको दिख रहा है। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं सार्कोमियर। क्लियर। अभी हम ये रीड करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले समझा दे रही हूँ। क्लियर। और जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है, ओके, जहाँ पे सिर्फ, ये आप देख सकते हो, ये एक्टिन पार्ट है और ये मायोसिन है। क्लियर। जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है, आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्टिन वाला पार्ट है। क्लियर। यहाँ पे देख सकते हो एक्टिन वाला पार्ट है।
उसको हम बोलेंगे आई बैंड। क्लियर? जहाँ पे दोनों है, एक्टिन भी है मायोसिन भी है, इतने वाले पार्ट में क्या है, दोनों है। क्या है, एक्टिन भी है मायोसिन भी है। क्लियर? उसको हमने नाम दिया ए बैंड। इतना क्लियर सबको? आई बैंड में क्या था, एक्टिन था। अब इस वाले पोर्शन में ओनली क्या है, मायोसिन, उसको हमने नाम दिया एच जोन। इतना समझ आया सबको? क्लियर? अभी हम रीड करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर, बार बार हम डायग्राम पे नहीं आएंगे, इसलिए आपको पहले मैंने डायग्राम समझाया, फिर हम रीड करेंगे। In the center of each I band is an elastic fiber called as Z line which bisects it। अब हमने देख लिया कि Z line था, उसका आधे साइड पे उस बाजू क्या था, एक्टिन था, और यहाँ पे भी तो बीच में आएगा, देख रहे हो, ये था ना Z line। क्लियर? The thin filaments are firmly attached to the Z line। अब Z line से क्या जुड़ा हुआ है, एक्टिन, और एक्टिन किससे जुड़ा होगा, मायोसिन। तो मायोसिन और Z line का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, आपको वो याद रखना है। The thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called as M line। अभी हमने देख लिया कि द थिक फिलामेंट क्या है वो याद रखना है, मायोसिन। हमने देखा कि ए बैंड में प्रेजेंट है वो मिडल के पार्ट में। क्लियर? द ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द मायोफिब्रिल्स। अब हमने क्या देखा, ऑफकोर्स एक एक्टिन एक मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, तो क्या है, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है। The portion of myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction called as sarcomere। एक Z line से दूसरी Z line, उनके बीच को क्या बोल रहे थे हम, sarcomere। आवर डायग्राम में देख सकते हो आप। In resting stage, the edges of thin filament on the either side of thick filaments partially overlap the free ends of the thick filaments। अब क्या बोलना चाहता है कि जब रेस्टिंग फेस है, ओके, रेस्ट पे है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि एक्टिन और मायोसिन पार्शियली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। रेस्टिंग फेस की बात हो रही है, और सेंटर में क्या है, सिर्फ मायोसिन। क्लियर? ये किसकी बात हुई, सिर्फ रेस्टिंग फेस की। अगेन रीड करो, आपको समझ आएगा। The portion of myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of the contraction called as the sarcomere। अभी हमने क्या देखा, दो Z लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, क्या बोलते हैं उसको, सार्कोमियर। क्लियर? इन रेस्टिंग स्टेज द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट, देखा हमने थिन फिलामेंट यानी एक्टिन, और ऑन द आइदर साइड क्या करता है, थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप। क्लियर? इतना समझ आया? लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, बीच में क्या था, मायोसिन अकेला। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय फिलामेंट्स इज कॉल्ड एज एच जोन। ये देख सकते हो बीच में किसी से ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्टिन नहीं है, उसको हमने क्या बोला, एच जोन। क्लियर? अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ईच एक्टिन, एक्टिन को और क्या बोलते थे हम, थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 F एक्टिन्स हेलिकली वाउंड टू ईच अदर। चलो पहले हम डायग्राम देख लेते, किसका, एक्टिन का। ओके, सो सबको दिख रहा है यहाँ पे, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। फर्स्ट हम देखेंगे कि हमने क्या देखा, एक्टिन 2 F एक्टिन से बना हुआ है। ओके, ये दिख रहा है सबको, ग्रीन कलर वाली। क्लियर? 2 एक्टिन्स हेलिकली यानी कैसे, ऐसे स्पाइरली। ओके, वाउंड टू ईच अदर। Each F actin is a polymer of monomeric G actin यानी ग्लोबुलर एक्टिन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ग्लोबुलर
एक्टिन से मिला के क्या बनेगा, एफ एक्टिन। क्लियर। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब देखो डायग्राम में क्या बोला इसने, एक और प्रोटीन होता है जो पूरी लेंथ के साथ किसके साथ होता है, एफ एक्टिन के साथ। आप सबको दिख रहा है ट्रोपोमायोसिन है, वो भी हेलिकली बाउंड। ओके। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। उसका मतलब क्या हुआ, ऑन द ट्रोपोमा, उसका मतलब क्या हुआ, यानी इंटरवल्स पे, ऐसे गैप गैप में क्या है, ट्रोपोनिन है। किस पे है वो याद रखना है आपको, देखो ट्रोपोमायोसिन पे, इस पे है, दिख रहा है सबको। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा एफ एक्टिन। क्लियर। उस पे उसके साथ कौन सी है, तो ट्रोपोमायोसिन, और उस पे रेगुलर इंटरवल्स पे क्या है, ट्रोपोनिन। ओके। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब ये क्या बोलना चाहते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा, ये क्या है, ट्रोपोनिन किस पे है, ट्रोपोमायोसिन पे। जब रेस्टिंग स्टेज होगा तो क्या होगा, रेस्टिंग स्टेज पे क्या करेगा, ये एक्टिव साइट को मास्क कर देगा, यानी रेस्टिंग पे ऑफकोर्स हमको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। ओके। तो वो क्या कर देगा, मास्क कर देगा, तो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर। ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो अ पोलीमराइज्ड प्रोटीन। ओके। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज मीरोमायोसिन्स। क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, अभी क्या हमने क्लियर किया एक्टिन का, अब हम देखेंगे मायोसिन। क्लियर, सबको दिख रहा है मायोसिन, यहाँ पे दिख रहा है। तो उसमें क्या है, ये देख सकते हो, उसकी टेल है और ये उसके हेड है। क्लियर। चलो हम अब डिटेल में देखते हैं। Each myosin filament is also a polymerized protein. Many monomeric proteins called मीरोमायोसिन। बहुत सारे मीरोमायोसिन मिला के क्या बनाएंगे, मायोसिन। ओके। Each मीरोमायोसिन has two important parts, a globular head with a short arm and a tail. सबको डायग्राम में दिख रहा है क्या, उसके पास क्या है, एक टेल है, एक शॉर्ट आर्म और एक हेड है। क्लियर है सबको इतना। ये किसकी बात हो रही है, मायोसिन की बात हो रही है। द फॉर्मर बीन कॉल्ड एज हैवी मीरोमायोसिन एंड द लेटर इज कॉल्ड एज लाइट मीरोमायोसिन। जो ग्लोबुलर हेड है उसको हम क्या बोलेंगे, हैवी मीरोमायोसिन, और जो टेल और शॉर्ट आर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर, सबको इतना क्लियर होना चाहिए। द हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट क्या क्या है उसमें, head and the short arm project outwards at the regular distance and the angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is called as the cross arm। अब क्रॉस आर्म क्या है, अभी आप सबको दिख रहा है कि कैसे प्रोजेक्ट बाहर कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। ये इतना पार्ट हम क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म। क्लियर। द ग्लोबुलर हेड इज एन ATPase enzyme, active ATPase enzyme, and has a binding site for ATP and active sites for actin। यहाँ पे सबको दिख रहा है, ये वाला है ना दोनों, वो क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइड है, यहाँ पे आके एक्टिन बाइंड करेगा, और ये वाला है वो ATP बाइंडिंग साइड है। क्लियर। ये अभी हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा, किसका किसका, एक्टिन और मायोसिन का। ओके। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग filament theory, which state that the contraction of muscle fiber take place by the sliding of thin filament over thick filament। अब इसमें याद रखना है, thick filament क्या है, मायोसिन, और ये क्या है, thin filament एक्टिन। स्लाइड क्या होगा, ये थिन फिलामेंट, और ये थिक फिलामेंट है वो अपनी प्लेस से नहीं हिलेगा। ओके। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। अब अभी हमने देखा था कि मसल कैसा है, मसल जो
मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सिग्नल कौन देगा उसको? नर्वस सिस्टम देगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ऑफ कोर्स ये सब वॉलेंट्री मसल है, तो कैसे? मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आएगा, किसके पास आएगा? मसल के पास। क्लियर? फिर वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बीच की प्रोसेस देखनी है हमको, कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। अब हम क्या समझेंगे? ये क्या है? समझो, न्यूरॉन है। इस साइड से क्या है? न्यूरॉन है। सबको पता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर सबको न्यूरॉन का पता है। ओके, और इस साइड से क्या है? मसल एंडिंग है। क्लियर? इन दोनों के जंक्शन को हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये नर्व है या न्यूरॉन है, और ये क्या है? मसल है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाम क्लियर हुआ? The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called as neuromuscular junction। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे न्यूरॉन है। क्लियर? और इस साइड क्या है? मसल है। क्लियर? मसल और ये न्यूरॉन या नर्व का जंक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। क्लियर? A neural signal reaching this junction release a neurotransmitter which generate an action potential in the sarcolemma। अब समझने वाली बात है। अब पहले CNS ने क्या किया? मैसेज भेजा। किसके थ्रू भेजा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा। मोटर न्यूरॉन अभी हमने देखा कहाँ पर पहुँच गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुँच गया। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद क्या हुआ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद क्या हुआ? यहाँ पे ट्रांसमीटर रिलीज हुआ। कौन सा ट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलाइन। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे रिलीज हुआ। क्लियर? फिर उसने क्या किया? एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। कहाँ पे? सार्कोलिमा में। आपको सार्कोलिमा याद होना चाहिए, अभी अभी हमने रीड किया है। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म। अब यहाँ पे सार्कोप्लाज्म में क्या होगा? क्या होगा? कैल्शियम रिलीज होगा। ओके, इंक्रीज इन लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब ट्रोपोनिन हमने देखा अभी अभी स्ट्रक्चर में, तो उसके पास किसके लिए बाइंडिंग साइट होती है? कैल्शियम के लिए। तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइंड हो जाएगा। ओके, फिर देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ फॉर मायोसिन। ऑफ कोर्स उसने क्या कर दिया? मास्किंग को, अभी हमने देखा था वो क्या करता है? मास्क कर देता है। अब क्या हुआ? रिमूव हो गया वो मास्क। क्लियर? यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलाइसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। अब पहले हम ये समझेंगे ये डायग्राम। क्लियर? ये है एक्टिन, ये है मायोसिन। ओके, इसके पास होती है साइट। ओके, किसके लिए? मायोसिन बाइंडिंग के लिए। क्लियर? फर्स्ट ये क्या है? नॉर्मल स्टेज में। ओके, अब क्या होगा? मायोसिन का हेड किससे होगा अटैच? यहाँ पे एक्टिव साइट से। तब एक ATP, यहाँ पे ATP यूज हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या बना? क्रॉस ब्रिज बना। इतना क्लियर? देन हमने देखा था सिर्फ एक्टिन ही स्लाइड करता है। ओके, मायोसिन अपनी जगह पे रहेगा। एक्टिन ने स्लाइड किया। क्लियर? स्लाइड किया तब ये ऐसे पीछे गया, फिर इनकी बॉन्डेज आगे जाके क्या होगी? बॉन्ड टूट जाएगा, फिर यहाँ पे एक ATP बन जाएगा। क्लियर? फिर से समझते हैं हम। पहले क्या होता है? ये है एक्टिन और ये है मायोसिन। एक्टिन के पास होती है बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। क्लियर? इतना क्लियर है? देन जब ये स्लाइड होके आता है तब यहाँ पे क्या? बॉन्ड बन जाता है। ओके, किसका? मायोसिन के हेड से यहाँ पे एक्टिव साइट से। इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। ओके, क्रॉस ब्रिज बन गया। देन हमने देखा था सिर्फ स्लाइडिंग और रोटेशन कौन कर पाता है? एक्टिन। हमने देखा था मायोसिन अपनी जगह पे ही रहेगा। क्लियर? वो जैसे ही स्लाइड हुआ ऐसे ही इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्लियर? यहाँ पे फिर एक ATP बन गया।
क्लियर हुआ ये डायग्राम? ओके, दिस पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ A band. The Z line attached to this actin are also pulls inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is contraction. चलो पहले हम डायग्राम समझते हैं. ये डायग्राम में हम क्लियर देख सकते हैं. फर्स्ट क्या है? रिलैक्स स्टेज. तो रिलैक्स स्टेज में ये है दोनों Z लाइन. क्लियर? दोनों Z लाइन में इतना डिस्टेंस है, पर फिर जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये दो Z लाइन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर. इन दोनों का डिस्टेंस कम हो गया, सबको दिख रहा है. ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? डिस्टेंस किसका? सार्कोमियर जो Z लाइन के बीच में वो कम हो जाएगा. क्लियर? देन क्या होगा? फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मसल तो और कम हो जाएगा. ये हमने बात की सार्कोमियर की. अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अब? ए बैंड की. ए बैंड हम किसको बोल रहे थे? यहाँ से लेके यहाँ तक. क्लियर? क्या बोल रहे थे? यहाँ से लेके यहाँ तक को ए बैंड, जिसमें मायोसिन और एक्टिन अल्टरनेट है. क्लियर? आगे जाके क्या होगा? ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ये दोनों फुल्ली अटैच, ओवरलैप करने लग जाएगी एक दूसरे को. क्या? एक्टिन एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएगी. क्लियर? फिर से समझते हैं. सो फर्स्ट हमने देखा ये दो Z लाइन है, ये हम रिलैक्स स्टेज की बात कर रहे हैं. ओके, दो Z लाइन के बीच का हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर. सबको क्लियर है? सार्कोमियर. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये दो Z लाइन आगे आएंगी. क्लियर? Z लाइन से क्या अटैच होता है? सो एक्टिन. और मायोसिन अपनी प्लेस से नहीं हिलता, आप ये देख सकते हो. ओके, एक्टिन आगे आया, दो एक्टिन आगे आएंगे. क्लियर? वैसे ही सार्कोमियर छोटा होता जा रहा है. ओके, Z लाइन जितनी आगे आएंगी उतना ये सार्कोमियर छोटा होता जाएगा. क्लियर? जब मसल फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तब दोनों एक्टिन एक दूसरे के साथ आ जाएंगी. क्लियर? मायोसिन अपनी ही जगह पे रहेगा. क्लियर? ये दो सार्कोमियर यहाँ पे दिखाए गए हैं, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो जो सेंटर में पहले एक्टिन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे अभी आ गया है जब मसल फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट है. क्लियर? It is clear from the above step that during shortening of the muscle contraction the I bands get reduced. I bands कौन बनाता है? Actin. Whereas the A bands retain the length. The myosin release the ADP and phosphorus goes back to its relaxed stage. देखा था हमने वो, ये ऊपर वाले डायग्राम की बात हो रही है. A new ATP binds and the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation. अब हमने देखा कैसे पूरी साइकिल बन रही थी कि वहाँ से फर्स्ट क्या हुआ? मायोसिन के हेड से क्या अटैच होता है? एक्टिन. क्लियर? हमने देखा कैसे स्लाइड हो रहा था. ओके, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर पंप बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम. ये पूरा हमने पूरा डायग्राम में देख लिया. दिस कॉजिंग रिटर्न ऑफ द Z लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी रिलैक्सेशन. जैसे ही कैल्शियम फिर से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम में चला गया वैसे ही क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन. द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेराई इन डिफरेंट मसल्स. Repeated activation of the muscles can lead to accumulation of the lactic acid due to anaerobic breakdown of the glycogen. अब हमने देखा कि अगर ये रिपीटेड बार बार ये रिपीट हो रही है साइकिल, रिपीटेड एक्टिवेशन मसल का हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? इसमें लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा. क्यों जमा होगा? बिकॉज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है. ओके, उस वजह से हमको क्या फील होगा? फैटिग. इस वजह से हम रिपीटेड मसल यूज़ करने से थक जाते हैं. क्लियर? मसल्स कंटेन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन. जैसे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे है मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन कंटेन इज इन हाई इन सम ऑफ द मसल विच गिव्स द रेडिश अपीयरेंस. क्लियर?
सच मसल्स आर कॉल्ड एज रेड फाइबर, जिसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा उसका अपीयरेंस कैसा होगा, रेड, और उस फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेड फाइबर्स. These muscles also contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for the ATP production. इसमें क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे. ओके, किसके लिए यूटिलाइज करेंगे, तो ATP प्रोडक्शन के लिए. तो इसलिए इस मसल्स को, दिस मसल्स देयरफॉर कैन कॉल्ड एज एरोबिक मसल्स. क्लियर. On the other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin. तो मायोग्लोबिन कम है तो उनको क्या बोलेंगे हम, वाइटिश लगेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाइट फाइबर्स. ओके. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन देम. माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम होंगे. ओके. बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज हाई. तो इसको हम क्या बोलेंगे, उससे ऑपोजिट बोलना है हमें. ओके. तो ये क्या हुआ, एनएरोबिक प्रोसेस. ओके. तो ये किस पे डिपेंड है, दे डिपेंड ऑन एनएरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, कम है. क्लियर. सो स्केलेटन सिस्टम हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.